Hello everyone. Today's lecture of cognitive psychology is about cognitive approaches of intelligence. तो इससे पहले के लेक्चर में हम साइकोमेट्रिक अप्रोचेज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कॉग्निटिव अप्रोचेज या कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। कॉग्निटिव अप्रोचेज या थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर मेनली दो थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली थ्योरी आती है इसमें ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड दूसरी थ्योरी है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं इसका। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में प्रपोज की थी और स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन बेसिक तरह की इंटेलिजेंस होती है, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस व्यक्ति की ऐसी योग्यता होती है जिसके माध्यम से वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए इंफॉर्मेशन का पूरे तरीके से एनालिसिस करता है। पहले उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करता है, उसके हर एक कंपोनेंट या हर एक हिस्से को अच्छे तरीके से एनालाइज करता है और पूरे एनालिसिस के बाद वो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है इस चीज के बारे में सोचता है और प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है। इसी तरीके से दूसरा टाइप था एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस को क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। ये किसी व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से वो व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम को नए तरीके से सोल्व करने की कोशिश करता है। यानी व्यक्ति के व्यवहार में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा दिखाई देती है इसमें। और तीसरी टाइप की इंटेलिजेंस थी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है और ये व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से वो किसी भी एनवायरनमेंट से जल्दी एडजस्ट हो जाता है या एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर लेता है। अगर वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाता है तो एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करता है, या फिर अगर खुद भी वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, एनवायरनमेंट को भी चेंज नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह के इंटेलिजेंस को स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस सेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉग्निटिव अप्रोचेस या थ्योरीज में पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म है पी से प्लानिंग, ए से अटेंशन अराउजल, एस से साइमल्टेनियस एंड सेकंड एस सक्सेसिव। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास मॉडल जेपी दास, जैक नेगलरी एंड किर्बे ने 1994 में डेवलप किया था। यानी कि ये मॉडल कंपैरेटिवली नया मॉडल है या ये अप्रोच नई अप्रोच है बाकी अप्रोचेस से। According to this model, intellectual activity involved the interdependent functioning of three neurological systems called the functional unit of brain. तो पास मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी या कोई भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया हम करते हैं तो उसमें हमारे ब्रेन की फंक्शनल यूनिट, जिनको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है, तीन तरह की होती है वो तीन तरह की न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हमेशा इन्वॉल्व रहती है। These units are responsible for arousal, attention, coding और processing and planning respectively. तो ब्रेन की ये तीनों की तीनों न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो हैं वो व्यक्ति के ब्रेन में अराउजल के लिए, अटेंशन के लिए, एनकोडिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और प्लानिंग करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यानी ये सभी चीजें ब्रेन के तीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम करते हैं। अलग अलग न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या अलग अलग ब्रेन के पार्ट करते हैं।
अब हम इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है अराउजल अटेंशन। State of arousal is basic to any behavior as it helps us in attending to stimuli. तो जब हम अराउजल स्टेट की बात करते हैं तो ये किसी भी बिहेवियर का आधार होता है, यानी कि कोई भी बिहेवियर करने से पहले व्यक्ति अराउजल की स्टेट में जरूर आता है। अराउजल की स्टेट में आता है तभी वो चीजों को अटेंड अच्छे से कर पाता है, यानी उसकी अटेंशन चीजों पर बन पाती है। अराउजल एंड अटेंशन इनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो जब व्यक्ति में अराउजल होगी तभी वो अटेंशन चीजों पर अच्छे से दे पाएगा, और जब व्यक्ति में अराउजल और अटेंशन दोनों मौजूद होती हैं तो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग आगे कर पाता है। An optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspect of a problem. तो अराउजल का भी एक ऑप्टिमल लेवल तक होना जरूरी है, यानी कि एक निश्चित लेवल का अराउजल जब व्यक्ति में होता है तभी वो चीजों के ऊपर फोकस कर पाता है या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर अटेंशन या ध्यान दे पाता है। Too much or too little arousal would interfere with attention. अगर अराउजल बहुत ज्यादा होगा या अराउजल बहुत कम होगा तो वो व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करने में बाधा बनेगा। For instance, when you are told by your teacher about a test which he or she plans to hold, it would arouse you to attend to the specific chapter. इसका एग्जाम्पल है कि जब आपके टीचर आपको कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट लेने की बात करते हैं तो आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स या चैप्टर को अटेंड करने के लिए अराउज हो जाते हैं, यानी कि आप प्रिपेयर हो जाते हैं उन चैप्टर्स को याद करने के लिए। अराउजल फोर्सेस यू टू फोकस योर अटेंशन ऑन रीडिंग, लर्निंग एंड रिवाइजिंग द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। तो जब आप अराउज्ड होंगे, आप जब उत्तेजित होंगे किसी काम को करने के लिए, तो ऑप्टिमल लेवल का अराउजल जब आप में होगा तो वो आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को रीड करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए या फिर कंटेंट को रिवाइज करने के लिए आपको बाध्य करेगा और आपका अटेंशन उन चैप्टर्स के ऊपर फुल आपका अटेंशन चैप्टर्स के ऊपर होगा। तो इस तरीके से अराउजल अटेंशन करने में हेल्प करता है। साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, नेक्स्ट हम ये बात करते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ। सक्सेसिव वर्ड जो है यहाँ पर उसका मतलब होता है एक चीज कंप्लीट कर ली हमने, एक स्टेप में सक्सेस मिल गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम जाते हैं। सेकंड स्टेप में सक्सेस मिल गई तो हम थर्ड स्टेप पर जाते हैं। तो इसी तरीके से स्टेप वाइज जब एक स्टेप के ऊपर सक्सेस मिल जाती है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पहुंचते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। You can integrate the information into your knowledge system either simultaneously or successively. तो कोई भी व्यक्ति अपने नॉलेज सिस्टम में इंफॉर्मेशन को दो तरीके से लेकर आ सकता है, साइमल्टेनियसली भी ला सकता है, यानी वो किन्हीं दो इंफॉर्मेशन को साथ साथ लेकर आ रहा है, साथ साथ इनपुट डाल रहा है दोनों इंफॉर्मेशन का, और सक्सेसिवली भी हो सकता है कि पहले एक इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग उसने करी, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उसने दूसरी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस व्हेन द रिजल्ट ऑफ simultaneous processing takes place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension. तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग तब होती है जब व्यक्ति किन्हीं भी दो इंफॉर्मेशन को एक साथ परसीव करता है या एक साथ उसकी प्रोसेसिंग करता है। जब व्यक्ति डिफरेंट कंसेप्ट के बीच में रिलेशंस समझने की कोशिश करता है, यानी दो कंसेप्ट अगर उसके सामने हैं तो उनके बारे में वो एक साथ समझने की कोशिश करता है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है, जैसे कि उसमें दो पार्ट दिए गए होते हैं, यानी वहां पर अलग अलग दो पार्ट होते हैं। एक उसमें से
एक पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और व्यक्ति को चूज करना होता है कि उस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए दूसरा आधा पार्ट कौन सा है जिसको चूज करके वो उस डिजाइन को कंप्लीट कर सकता है। यानी वहां पर वो साइमल्टेनियसली चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। जो आधा पार्ट है उसके ऊपर फोकस कर रहा है, साथ ही साथ वो कौन से पार्ट से उसको कंप्लीट किया जा सकता है उसके ऊपर भी फोकस कर रहा है। तो जब भी व्यक्ति किन्हीं दो इंफॉर्मेशन के ऊपर एक साथ फोकस करता है, एक साथ उनको सोल्व करने की कोशिश करता है, तो उसको साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कहा जाता है। Simultaneous processing helps you in grasping the meaning and relationship between the given abstract figure. Simultaneous processing व्यक्ति को दिए गए एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने में या चीजों का मीनिंग ढूंढने में हेल्प करती है। किन्हीं भी दो चीजों के बीच में एसोसिएशन या पेयरिंग करने में हेल्प करती है। Successive processing takes place when you remember all the information serially so that the recall of one lead to the recall of another. तो अब सक्सेसिव प्रोसेसिंग जैसा मैंने कहा था कि एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे के ऊपर जाते हैं, तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग तब होती है जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सीरियल से याद रखते हैं और किसी एक चीज का रिकॉल करने पर हमें दूसरी चीज ऑटोमेटिकली याद आ जाती है कि इस चीज के बाद ये चीज थी, इसके बाद ये चीज थी। जैसे कि काउंटिंग याद करना है, डिजिट्स को याद करना है, अल्फाबेट को याद करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करना है, तो ये सभी सक्सेसिव प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्लानिंग। This is an essential feature of intelligence. After the information is attended to and processed, planning is activated. तो प्लानिंग किसी भी इंटेलिजेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अटेंड करने के बाद और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद प्लानिंग एक्टिवेट होती है। It allows us to think of the possible courses of action, implement them to reach a target, and evaluate their effectiveness. प्लानिंग हमें किसी भी एक्शन के पॉसिबल कोर्सेज के बारे में सोचने में हेल्प करती है। अलग अलग थिंकिंग को या अलग अलग विचारों को, प्रॉब्लम को सोल्व करने में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उनका यूज किया जाए, उसके बारे में सोचने में हेल्प करती है। और व्यक्ति किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सोल्व कर सकता है उसको इवेलुएट करने में भी हेल्प करती है। If a plan doesn't work, it is modified to suit the requirement of the task or situation. तो कोई भी प्लानिंग करते समय व्यक्ति पहले प्रॉब्लम के हर एक कंटेंट को अच्छे से देखता है। वो सोचता है कि किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है, क्या वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज कर सकता है या वो कोई नई प्रॉब्लम है उसको नई तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति ने मान लो कोई भी प्रॉब्लम आने पर पुराना तरीका यूज किया, वहां वो तरीका काम नहीं किया, तो व्यक्ति क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है अपने तरीके को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके को वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या टास्क के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू टेक द test scheduled by your teacher, you would have to set goals, plan a time schedule of study, get clarification in case of problem, and if you are not able to tackle the chapters assigned for the test, you may have to think of other ways. For example, give more time, study with a friend, etc. to meet your goals. इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जैसे आपके टीचर ने एक टेस्ट शेड्यूल किया आपके लिए, आपने अपना गोल, अपनी प्लानिंग आपने करी, एक गोल सेट किया, आपने अपना टाइम टेबल बनाया, प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश की, अगर प्रॉब्लम क्लैरिफाई नहीं हुई तो टीचर से क्लैरिफाई करने की कोशिश की आपने, वहां से नहीं हो पा रही है तो अपने फ्रेंड की हेल्प लिया, आपने स्टडी ग्रुप बनाया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनाए। तो इनमें से अगर कोई तरीका आपको सूट नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा तरीका आपने ढूंढा, आपने यूट्यूब से वीडियोस निकाले, वहां से समझने की कोशिश की। तो इस तरीके से व्यक्ति अपनी प्लानिंग करता है किसी गोल को अचीव करने के लिए, और जब वो गोल अगर अचीव नहीं हो पा रहा है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से प्लानिंग काम करती है। तो पास मॉडल के अकॉर्डिंग ये तीनों ही
फंक्शंस किसी के भी इंटेलिजेंस में काम करते हैं। जब भी हम इंटेलिजेंस का यूज करते हैं तो हम अटेंशन, सबसे पहले अटेंशन देते हैं चीजों के ऊपर। अटेंशन देने के बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग दो तरीके से होती है, साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली। और जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। These past processes operate on knowledge based, developed either formally by reading, writing or experimenting or informally from the environment. तो ये past processes कोई भी नॉलेज एक्वायर करने के लिए या किसी भी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी होती हैं, और व्यक्ति इन पास्ट प्रोसेसेस का इस्तेमाल छोटी से छोटी चीज से लेकर कोई भी बड़े कॉग्निटिव एक्टिविटी करने में करता है। जैसे कि उसको पढ़ना है, लिखना है, या उसको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, या उसको अपने एनवायरनमेंट में चीजों को समझना है। इन सभी चीजों में पास्ट प्रोसेसेस का इस्तेमाल व्यक्ति करता है। ये पास्ट प्रोसेसेस इंटरैक्टिव होती हैं और डायनामिक होती है नेचर में, यानी कि इनमें बदलाव आते रहते हैं। लेकिन तीनों ही प्रक्रियाएं अपने आप में अलग होती हैं, यानी तीनों प्रक्रियाओं का होना जरूरी होता है इंटेलिजेंस का यूज करने के लिए। Das and Negleri have also developed a battery of tests known as the cognitive assessment system. तो दास और नेगलरी ने एक बैटरी भी डेवलप की जिसको कैस के नाम से जाना जाता है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। It consists of verbal as well as non-verbal tasks that measure basic cognitive function presumed to be independent of schooling. तो जो कैस बैटरी है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, ये व्यक्ति के कॉग्निटिव फंक्शंस को यानी आधारभूत संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मेजर करती हैं। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह के टास्क शामिल होते हैं। ये व्यक्ति की स्कूलिंग की नॉलेज से हटकर व्यक्ति की संज्ञानात्मक एबिलिटीज को या कॉग्निटिव एबिलिटीज को टेस्ट करती हैं। कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम 5 साल से लेकर 18 साल के व्यक्तियों की बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस यानी आधारभूत संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को टेस्ट करती है। The result of assessment can be used to remedy cognitive deficit of children with learning problem. तो कैस के रिजल्ट का इस्तेमाल बच्चों में संज्ञानात्मक कमियां देखने के लिए किया जा सकता है, यानी उनको किस तरह की रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, लर्निंग प्रॉब्लम किस तरीके की हो रही है, इनका इस्तेमाल इनकी डेफिसिट जानने के लिए किया जा सकता है। दिस मॉडल रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस खत्म हो गई है आपकी। Thank you so much.